हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो दिस इज़ अभिषेक गुप्ता और आज आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, जिसमें हम सभी लोग समझेंगे स्टार्टिंग से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और उसके बाद समझेंगे कि एडजस्टमेंट्स को किस तरीके से इसमें टैकल किया जाता है। ठीक है, जिसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले से जान रखा है हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को चैप्टर को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो पहले ही हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या समझना है कि पहले देखिए क्या रहता है। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, तो आपको पता है वो जर्नल में की जाती है। ऑल द ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल एज यू नो। उसके बाद में क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, क्लासिफिकेशन वो आपको किया जाता है लेज़र में, ये भी आप जानते हैं। इसके बाद में सारे ट्रांजेक्शन्स को समराइज़ किया जाता है और समराइजिंग जो होती है, जैसा कि आप जानते हैं, वो होती है ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद में जो लास्ट स्टेप है अकाउंटिंग की डेफिनेशन में या अकाउंटिंग की प्रोसेस में, उसको हम लोग एनालाइजिंग की प्रोसेस बोलते हैं। और एनालाइजिंग जो की जाती है वो आपकी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसका मतलब एक चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने वाली प्रोसेस का नाम है। एक बात यहाँ से अच्छे से समझ में आ रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने वाली प्रोसेस का या स्टेप का नाम होता है। दोबारा समझिए, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड कर लिया जनरल में, उनको क्लासीफाई करते थे लेज़र में, समराइज करते थे ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस को देख करके हम अपने ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालिसिस का मतलब होता है रिजल्ट्स फाइंड आउट करना। जैसे कि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस का क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट चाहिए या नेट लॉस चाहिए, है ना। तो बिजनेस में नेट प्रॉफिट या फिर जो भी आने वाला है नेट लॉस, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेप को फॉलो करते हैं, जिस स्टेप का नाम क्या होता है, एनालाइजिंग स्टेप होता है इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर आके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं एनालाइजिंग की प्रोसेस में और अकाउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में इंटरप्रिटेशन होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो एक बार डेफिनेशन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। जर्नली बेसिकली आपने क्या समझा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जिससे हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देखने को मिलता है और हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है। थ्रू द डेफिनेशन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर थ्रू द डेफिनेशन हम लोग बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा इट रेफर्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर्स टू द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाया जा रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर टू शो अ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मेन टर्म यहाँ आ गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड करने के लिए, तो वो किस में आ जाएगा, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में, कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, ये चीज़ पता करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जा रहा है उसी का नाम क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। साथ ही साथ हमें इससे क्या मिलेगा, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिलेगी और ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगेगा कि बिजनेस की इस समय आर्थिक स्थिति या फाइनेंशियल पोजीशन क्या कह रही है। बिजनेस नुकसान में जा रहा है या फायदे में जा रहा है, बिजनेस की एसेट्स कितनी रहने वाली हैं, बिजनेस की लायबिलिटीज़ कितनी रहने वाली हैं, कि कितना हमें किसी को पे करना है और कितना अभी हमारे पास में अवेलेबल है पे करने के लिए। ठीक है, और ये सब जानकारी किसको चाहिए, बिजनेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी बिजनेस के कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स, जैसे कि ओनर्स, जैसे कि मैनेजमेंट, जैसे कि रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स आ सकते हैं बिजनेस में, जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए भाई, नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट लॉस से मतलब है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ जाती हैं। एक बार फिर से समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बिजनेस का नेट प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, बिजनेस का नेट लॉस प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगेगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है।
आगे तक बिजनेस चल पाएगा, बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें कब पता लगेंगी? एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के बाद में, 31 मार्च को या फिर 31 दिसंबर को, ठीक है। अब बात करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, किस तरीके के अकाउंट इसमें बनते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट जो बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं। एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बनती है बैलेंस शीट। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बात की जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा क्या हम लोगों को। ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा बेटा बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और बैलेंस शीट से पता लगेंगी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इट मींस ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता लगेगी बिजनेस की, किससे? बैलेंस शीट से। सबसे पहली बात करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या चीज़ है सर, ग्रॉस लॉस क्या चीज़ है। आप क्या करते हैं, आपने एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ बिजनेसमैन आपने गुड्स को क्या कर लिया, बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया। जैसे ही आप गुड्स को बना लेते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, आप सेल का काम करेंगे। तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, कुछ ऐसा स्टॉक होगा जो पहले से आपके पास में पड़ा हुआ है, जो पिछली साल का स्टॉक है, जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक का नाम देते हैं, एज यू नो। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड किया, गुड्स को बनाने में जो खर्चे हुए वो सब ऐड किए और फिर क्या कर दिया, गुड्स को सेल कर दिया। इसके बाद जो ओवरऑल ऐड लेस करके हमारे पास बचता है, ये बिजनेस का क्या कहलाता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहलाता है। इसके बाद में गुड्स को बेचने में जो आपने खर्चे किए, भाई बनाने में जो खर्चे किए उससे क्या निकला है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकला है। अब बिजनेस में आपने क्या किया, गुड्स को बेचा भी तो होगा ना, बेचने में जो खर्चे किए जाते हैं उससे जो निकल के आएगा वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकल के आएगा। और बैलेंस शीट बताती है क्या, बिजनेस की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं और अच्छे से बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, इनके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। तो देखें सभी, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट की। सबसे पहला अपने पास जो टर्म है वो क्या है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है और क्यों बनता है। तो रीज़न आपको समझ में आया, अभी मैंने पीछे बताया, दोबारा बताते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड करने के लिए क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। अब बात करते हैं सर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए ट्रेडिंग अकाउंट के, तो मैंने आपको बोला क्या, देखिए ध्यान से समझिए, आपके पास में जो गुड्स पिछली साल का बचा हुआ है, जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का नाम देते हैं, वही गुड्स हम इस साल में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो पहली चीज़ ओपनिंग स्टॉक। फिर आप रॉ मटेरियल क्या लेकर के आए, परचेज करके लेके आए, जिसको आपने नाम दिया परचेज का, ठीक है। परचेज में से आपने कुछ रिटर्न कर दिया, तो वो बन गई आपकी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम लोग आप जैसा कि जानते हैं क्या और बोल सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर ली जाती है। उसके बाद में गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो भी क्या हो रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, उनको हम नाम देते हैं किसका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंस, डायरेक्ट, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में किए जा रहे हैं वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो वो सभी किसके कंपोनेंट हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के। इसके बाद आपने गुड्स को बना लिया, पहले से गुड्स बचा था वो लिख लिया, खरीद के लेकर के आए, वापस कर दिया और बनाने में खर्चा हो गया। अब गुड्स बन के तैयार हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, गुड्स को सेल करने का काम करेंगे, बेचने का काम करेंगे। तो आपने गुड्स को क्या किया, बेच दिया, सेल कर दिया। कुछ गुड्स आपके पास वापस भी आया होगा, तो वो क्या बन जाती है, सेल्स रिटर्न बन जाती है, उसको लिख लिया। फिर ऐसा तो है नहीं है कि सारा जो गुड्स बनाया तो वो बिक ही जाएगा, कुछ बच भी जाएगा। बचने वाले को क्या नाम देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। जो साल के एंड में गुड्स बच जाएगा उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का नाम दे देते हैं। तो ये बच गया, उसको हमने क्या नाम दिया, क्लोजिंग स्टॉक का नाम दिया। तो कंपोनेंट समझ में आ रहे हैं आपके, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये सभी किसके कंपोनेंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के। इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद ही हमें क्या मिल पाता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस
लॉस मिलेगा। आ रही है बात समझ में? अब एक बार ये समझ लेते हैं, सर डायरेक्ट एक्सपेंस तो बोल दिया, लेकिन कौन कौन से एक्सपेंस को हम डायरेक्ट मानेंगे और कौन से को नहीं मानेंगे। तो आप ध्यान से समझिए, अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो डायरेक्ट एक्सपेंस रेफर्स टू दोज एक्सपेंस विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो एक्सपेंस किए जाते हैं वो कौन से एक्सपेंस हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। गुड्स को बनाने वाली जो प्रोसेस है उसको उसमें जो खर्चे हो रहे हैं उसको क्या नाम दिया जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि वेजेस हो गया, आप भाई गुड्स को बनाओगे तो मजदूरी देनी पड़ेगी आपको, मजदूरों को, ठीक है, लेबर को, तो वेजेस हो गया। कैरेज हो गया, कैरेज को हम कैरेज इनवर्ड कह सकते हैं या कैरेज ऑन परचेज कह सकते हैं, ठीक है। कैरेज माने भाड़ा, जो भी भाड़ा हमने किस पर दिया है? परचेज पर दिया है, वो सब कैरेज कहलाएगा या कैरेज इनवर्ड कहलाएगा या कैरेज ऑन परचेज कहलाएगा। इसमें ध्यान रखना है कैरेज ऑन सेल्स नहीं आएगा, क्योंकि कैरेज ऑन सेल्स किसका एग्जांपल हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। हम बात कर रहे हैं केवल किसकी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, ठीक है। इसके बाद फ्रेट हो गया, ऑक्ट्रॉय चुंगी हो जाता है, फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री की लाइट हो गई, इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, डॉकयार्ड चार्जेस हो गए, ये सभी किसके पार्ट होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कंपोनेंट्स कौन कौन से ट्रेडिंग अकाउंट के? ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है और क्लोजिंग स्टॉक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इन सबको कैलकुलेट करके आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलेगा, ठीक है। अब इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। ये तो समझ लिया हम लोगों ने कि किस तरीके से जो है कौन कौन से कंपोनेंट ट्रेडिंग अकाउंट के होते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट की, कि बनेगा कैसे ट्रेडिंग अकाउंट। तो देख पा रहे हैं आप सभी लोग, ये क्या हमारे पास में? ये एक फॉर्मेट है किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। अब जो जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, याद हो गया होगा सभी को, क्या क्या था? ओपनिंग स्टॉक था, उसके बाद परचेज, फिर परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। इन सभी कंपोनेंट्स को हमें किस में लिखना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होता है। अब कहाँ पे किसको लिखना है तो समझ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि एक स्टेटमेंट है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही तो आ रहा है, स्टेटमेंट है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई बैलेंस हमारे पास में आ ही रहा होगा, ठीक है। बैलेंस कोई हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का नाम देंगे, ठीक। कैसे? देखें, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी होती है, क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। ये हेडिंग डाल दी आप लोगों ने, क्योंकि हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड बनता है, साल के एंड में बनता है। तो साल के एंड में जब बन रहा है तो डेट भी कौन सी आएगी? ईयर के एंड की आएगी, है ना। तो डेट क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, 24, 25, जो भी आपके बुक्स में हो आप वो लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कॉलम्स कितने होंगे बेटा? टोटल 4 कॉलम्स हो जाएंगे हमारे पास में। टोटल कितने कॉलम हो जाएंगे? टोटल हमारे पास में 4 कॉलम्स हो जाते हैं। 4 कॉलम्स कौन कौन से हैं? देखिए, जिसमें पहला क्या रहने वाला है? पहला रहने वाला है पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट डेबिट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर अमाउंट क्रेडिट का कॉलम। ये है अपने पास में क्या? अमाउंट क्रेडिट का कॉलम, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट। यही फॉर्मेट आपको P&L में भी मिलेगा आगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। कंपोनेंट्स याद होंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स थे, उन कंपोनेंट्स को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ये जो पूरी साइड है वो डेबिट साइड है, इधर वाली पूरी साइड हमारी क्या होती है? क्रेडिट साइड होती है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। इधर आप जो भी लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में जो भी टर्म्स लिखेंगे, उसके आगे आप टू वर्ड का यूज करेंगे, जस्ट लाइक लेजर, जैसे कि हमने लेजर में सीख रखा है, ठीक है। और इधर आप जो भी लिखेंगे उसके आगे आप बाय वर्ड का यूज करेंगे, ये भी हमने लेजर में सीख रखा है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स याद है? ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले कहाँ आने वाला ओपनिंग स्टॉक बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक को लिखना है आपको सबसे पहले। यहाँ पे किस नेम से? आगे क्या लगाना है? टू। तो ओपनिंग स्टॉक के आगे मैं लगा दिया टू, तो ये क्या बन गया? टू ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है बात? फिर क्या पढ़ा था? परचेज, याद होगा, अभी अभी पीछे दिखा था परचेज। तो यहाँ लिखेंगे आगे टू परचेज, इसमें से परचेज रिटर्न कर देंगे माइनस, तो क्या बन जाएगा? माइनस परचेज रिटर्न। यहाँ पे परचेज की अमाउंट, यहाँ परचेज रिटर्न की अमाउंट, माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो बाहर आ जाएगी अमाउंट के कॉलम में। ध्यान रखना है, परचेज की अमाउंट और परचेज रिटर्न की अमाउंट कहाँ लिखनी है? अंदर ही लिखनी है और माइनस करके बाहर लिख देनी है। आ रही है बात सभी के समझ में? ठीक है।
इसको हम लोग, आपको ध्यान होगा, नेट परचेज का भी नाम दे देते हैं। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं तो उसको नेट परचेज का नाम भी दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़े थे, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स विल बी क्रेडिटेड। तो एक्सपेंस सारे क्या होंगे, डेबिट साइड में आएंगे, ठीक है। और परचेज भी एक तरीके से एक्सपेंस होता है, इसलिए वो भी डेबिट में आया है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिख दिए हमने, सारे डेबिट साइड में। डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने आपको क्या क्या बताया था, ऑक्ट्रॉय हो गया, फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, है ना, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइट हो गया, कोल हो गया, पावर हो गया, गैस हो गया, फ्यूल हो गया, वाटर हो गया। ये सब आपके किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप कहाँ लिखने वाले हैं, डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद क्या बची बेटा, सेल्स बची, सेल्स रिटर्न बची और क्लोजिंग स्टॉक बचा। सेल्स कर क्या है हमारे लिए, इनकम है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल, ये हम जानते हैं। तो सेल्स रिटर्न हमारी, देखो सेल्स यहाँ आ गई सबसे पहले बाय सेल्स, उसमें से रिटर्न को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। तो ये बन जाएगा माइनस सेल्स रिटर्न। यहाँ सेल्स की अमाउंट लिखा, यहाँ सेल्स रिटर्न का अमाउंट लिखा, और माइनस करके यहाँ जो आया इसको बोलेंगे नेट सेल्स। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, नेट सेल्स की वैल्यू आ जाती है। तो ध्यान रखना है सभी को, सेल्स में से सेल्स रिटर्न की वैल्यू माइनस करके लिखनी होती है। क्लियर है बात। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक बच गया। 5 चीजें आपको बताई थी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न। अब क्या बचा, गुड्स को सेल कर दिया तो कुछ गुड्स बच गया ईयर एंडिंग में, उसको क्या नाम देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो वो भी यहाँ आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है बात। अब क्या करना है आपको, दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का आप टोटल करेंगे और ज्यादा से कम को करेंगे माइनस, ठीक है। यहाँ का टोटल किया आपने क्रेडिट साइड का और टोटल किया डेबिट साइड का। तो मान लीजिए क्रेडिट का टोटल आया आपका 50,000 और डेबिट का टोटल आया आपका 40,000। जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है, 10,000, है ना। समझ में आ रही है बात। इसको लिखा किस साइड जाएगा, कम वाली साइड। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको कहाँ लिखा जाएगा बेटा, जो है कम वाली साइड लिखा जाएगा। कम वाली साइड कौन सी, हमारी डेबिट साइड। क्लियर हो रही है बात। देखो इनकम ज्यादा और एक्सपेंसेस कम, तो क्या बचेगा, प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोल देते हैं। तो देखो यहाँ जो बचेगा उसको हम क्या नाम देने वाले हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये जो 10,000 है यहाँ आएगा, ये जो 10,000 बचा है वो यहाँ आएगा, और नाम क्या देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखना है। ये क्या है बेटा, बैलेंसिंग फिगर है, ये वाली फिगर 10,000। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होता और क्रेडिट का कम होता, मान लीजिए कि डेबिट का टोटल अगर 50,000 है और क्रेडिट का टोटल अगर 10,000 है, तो कितना बचेगा, 40,000। समझ में आ रही है बात। अब कम वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड, तो इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो ये 40,000 यहाँ आ जाएगा और उसको नाम देंगे लॉस का, क्योंकि इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो ये बचेगा लॉस। और इस लॉस को क्या नाम देंगे, ग्रॉस लॉस। ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस लॉस। ये भी क्या है, अपनी बैलेंसिंग फिगर। दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, या तो डेबिट ज्यादा होगी या क्रेडिट ज्यादा होगी, ठीक है। इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस लॉस का नाम दे दे रहे हैं। अब इसके आगे हमने टर्म लिख दिया क्या, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इसका क्या मतलब है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, शॉर्टकट में P&L बोलते हैं, फुल फॉर्म आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है। तो वहां ट्रांसफर होने वाला है, तो वहां ट्रांसफर जब हम करेंगे तो इसके आगे इसलिए क्या लिख दिया मैंने, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ जाते हैं। ये बन गया हमारा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। अब समझेंगे हम लोग किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बना करके मिलता क्या है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के क्या मिलता है बेटा, नेट प्रॉफिट मिलेगा या फिर नेट लॉस मिलेगा, या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, नेट लॉस मिलेगा। ये बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट है, इसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला बिजनेस में। बिजनेस से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो हमें चाहिए होता है वो क्या बना के मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के मिल जाता है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या इसमें आने वाला है। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखें क्या क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट बचा था या ग्रॉस लॉस बचा था, जिसको हमने ट्रांसफर टू P&L अकाउंट लिखा था यहाँ पर। तो ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर किस में जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। इसलिए
इसका सबसे पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। ये बात सबके समझ में आ रही है। इसके बाद बिजनेस में गुड्स को बेचने में, सेल करने में जो भी एक्सपेंस हुए आपके, वो सभी कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। समझ में आ रही है बात? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिखे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखे जाते हैं। क्लियर है? और जितनी भी इनकम है सेल को छोड़ करके, क्योंकि सेल्स हमने कहाँ लिखी थी? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल को छोड़ करके जितनी भी इनकम है वो सब कहाँ लिखी जाएंगी बेटा? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है? तो कंपोनेंट क्या होगा? केवल 4 कंपोनेंट है, ध्यान रखिए। या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स। आ रही है बात समझ में? ठीक है, बात करते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो देखें, ऐसे एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। गुड्स को सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय को सैलरी देना, रेंट पे करना। देखो 2 चीजें हैं, ऑफिस का रेंट, फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस का रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, या केवल रेंट है तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, लाइटिंग, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं किसकी? इनकम्स की, जो यहाँ लिखी है। ये कौन सी इनकम है सर? तो सारी इनकम, बस किसको छोड़ के? सेल को छोड़ करके। जैसे कि डिस्काउंट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, रेंट रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, या फिर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। मैंने कोई एसेट बेच दी, एसेट को बेच के मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, तो वो भी इसी में आ जाएगा, इनकम्स में। कंपोनेंट याद हो रहे हैं? क्या कंपोनेंट है? ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं P&L अकाउंट के फॉर्मेट की। ठीक है, देखें फॉर्मेट की जब बात करते हैं तो फॉर्मेट कैसे बनेगा? आपको ऊपर हेडिंग लिखनी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये भी कब बनेगा बेटा? ईयर एंडिंग में बनेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ये बनना है, तो ईयर एंडिंग में बनने वाला है। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च जो भी यहाँ पे आएगा वो लिख दिया जाएगा। क्लियर है? कॉलम्स वही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। या तो ग्रॉस प्रॉफिट था या ग्रॉस लॉस था। ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट में आया था किस साइड आया था? डेबिट साइड में। तो फॉरवर्ड होकर किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, यहां आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, BD। BD मींस क्या हो गया? ब्रॉट डाउन। कहां से लेके आए हैं? ऊपर से लेके आए। ऊपर क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट था, नीचे क्या है? यहाँ पर P&L अकाउंट है, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD यहाँ पर हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर ग्रॉस लॉस आया होता ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो था क्रेडिट साइड में, उसको फॉरवर्ड करके कहाँ लेके आते? डेबिट साइड में। तो ये हो जाएगा टू ग्रॉस लॉस BD ब्रॉट डाउन। यहाँ पे क्या आ गया? ग्रॉस लॉस। दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या बचा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचे और इनकम बची। एक्सपेंस कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आ जाएंगे? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी, एडवर्टीजमेंट, कमीशन पेड, रेंट पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे किसमें आ जाएंगे बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आ जाते हैं। क्लियर है? अब इन सारी इनकम क्या है? क्रेडिट होती है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। तो इनकम किसमें आएगी? क्रेडिट साइड में, जिसको किस नाम से लिखेंगे? बाय ऑल अदर इनकम्स। सारी इनकम किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड आने वाली है। इनकम में कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, सब इनकम में आ जाता है। अब आपका काम क्या है? वही ट्रेडिंग अकाउंट की तरह करिए, ज्यादा से कम को माइनस करिए। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, ज्यादा से कम को माइनस। अगर क्रेडिट का टोटल आता है मान लीजिए 50,000 और डेबिट का टोटल आता है मान लीजिए 40,000, तो 10,000 जो बचेगा बेटा वो आपका क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये नेट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस कम है, इनकम्स ज्यादा है। प्रॉफिट में इनकम ऐड की, कितना हुआ? 50,000। ये सारे एक्सपेंसेस थे जो कितने हुए? 40,000। माइनस किया 10,000 का क्या बचा? नेट प्रॉफिट बचा है, जिसको कहां लिखेंगे? यहां पर टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है। ये बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए डेबिट का टोटल आया आपका 50,000 और क्रेडिट का टोटल आया आपका 30,000, तो 20,000 जो आपका बचेगा वो नेट
लॉस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो जो लॉस बचेगा उसको कहाँ लिखेंगे? बाय नेट लॉस। ये भी क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। और इसके आगे क्या वर्ड लिखेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल, क्योंकि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किस में जाता है बेटा? कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, जो कि बैलेंस शीट में आएगा आगे, तब बात करेंगे उसकी। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट अलग से और P&L अकाउंट अलग से। अब क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट जनरली क्या होता है बेटा? एक साथ बनता है। अभी तो हमने उसको अलग अलग सीखा, बट ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट कैसे बनता है? एक साथ बनता है। तो एक साथ कैसे बनता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखें, ये पूरा फॉर्मेट है किसका? ट्रेडिंग और P&L दोनों को जो है मिला करके। अभी हमने सेपरेट सेपरेट सीखा था अलग अलग, अब दोनों को मिला करके हमें समझना है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो देखिए हेडिंग क्या डलेगी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ, और फिर ईयर एंडिंग का डेट डल जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ये बात समझ में आ रही है? अब वही कॉलम बन जाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। बस क्या करना है? दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ऊपर वाला पूरा ट्रेडिंग हो गया, नीचे वाला पूरा P&L हो गया। देखो यहाँ तक क्या है? ट्रेडिंग है, और नीचे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपोनेंट वही दिखाई दे रहे हैं आपको। देखो ट्रेडिंग में क्या था? ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, और एडलेस करके क्या बचा? या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस किस में लेके जाना था हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए हम क्या करेंगे? इनके आगे CD लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट CD या फिर ग्रॉस लॉस CD, कैरीड डाउन। क्योंकि एक साथ बना रहे हैं। जब अलग अलग बनाते हैं तो ट्रांसफर टू P&L अकाउंट लिखा था, बट जब एक साथ बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ग्रॉस लॉस कैरीड डाउन। बात समझ में आ रही है? अब यही ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहाँ जाएगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा तो इधर चला जाएगा। यहां से स्टार्ट हो गया हमारा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट CD का क्या बन गया? बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, ब्रॉट डाउन। ये तो हमने पढ़ा था P&L में अभी, है ना। और ये अगर ग्रॉस लॉस है तो डेबिट में जाएगा। ये रहा, इधर आ गया ये टू ग्रॉस लॉस BD, ब्रॉट डाउन। फिर कंपोनेंट लिख दो किसके? P&L अकाउंट के। क्या क्या थे? डेबिट में क्या था? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या था? सारी इनकम्स। फिर वही दोनों साइड का टोटल, ज्यादा से कम को माइनस, या तो बचेगा नेट प्रॉफिट या बचेगा नेट लॉस। इस तरीके से क्या कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एक साथ क्लियर हो जाता है। और जनरली क्या होता है? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट एक साथ ही बनाया जाता है। अलग अलग बनाने के लिए आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, बट अलग अलग हम उसको इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम शुरुआती स्टेज पर होते हैं। बट ये बनता कैसे है? एक साथ। एक साथ कैसे बनेगा ये आपके सामने है। क्लियर है बात सभी के लिए? आगे बात कर लेते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L अकाउंट हो गया, अब क्या बची हमारे पास में बेटा? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले बात करें कि सर ये बैलेंस शीट है क्या चीज? देखो, तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल कंडीशन को आपको बताएगा। इट मींस वो आपको ये प्रोवाइड करेगा कि बिजनेस में आपके पास में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, जितनी आपको जो आपको पे करनी है ना। लायबिलिटीज क्या है? जो हमें पे करना है। तो लायबिलिटीज का बताएगा ये आपको, एसेट्स का बताएगा। एसेट्स में से ही क्या पे किया जाएगा? लायबिलिटी पे की जाती है। क्लियर है बात? तो बैलेंस शीट को बना करके हमें क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगी हमें? टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता लगती है? बैलेंस शीट से पता लग जाएगी। क्लियर है बात? इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो कंपोनेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो जितनी भी एसेट्स है बिजनेस की, जितनी भी लायबिलिटीज है, वो सभी बैलेंस शीट के कंपोनेंट हो जाते हैं, जैसे कि कैपिटल। इसमें फिर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को एडलेस किया जाएगा। बिजनेस में से की जाने वाली ड्रॉइंग्स को इसमें से माइनस किया जाएगा। उसके बाद बिजनेस की सारी करंट लायबिलिटीज और बिजनेस की सारी नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके बाद में एसेट्स भी दो टाइप की होती हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। आ रही है बात समझ में? आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो हमारी दोनों साइड होंगी इसमें, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड, दोनों का टोटल कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। द टोटल ऑफ बोथ साइड शुड बी इक्वल। बात क्लियर है? ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं, करंट लायबिलिटी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट क्या है। वैसे हम सभी जानते हैं क्योंकि हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल लास्ट का चैप्टर, तो ये सबकी जानकारी हमें पहले से ही होनी चाहिए।
फिर भी हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी क्या होती है। शॉर्ट टर्म की बोरोइंग्स, क्रेडिटर, बिल्स पेबल एक्सेट्रा। नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन, डिवेंचर्स एक्सेट्रा। करंट असेट्स क्या हो जाएंगी, कैश, डेटर, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक एक्सेट्रा। नॉन करंट असेट्स क्या हो जाएंगी, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, गुडविल एक्सेट्रा। क्लियर है बात। इसमें टेंजिबल, इनटेंजिबल दोनों टाइप की एसेट्स आती है। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिनको आपको विद इन अ ईयर पे करना है। नॉन करंट लायबिलिटी वो है जो आप 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं। करंट असेट्स वो हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर ली जाती हैं। और नॉन करंट असेट वो हैं जो वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट की जा रही हैं, फिक्स हो जाती हैं। क्लियर, इसलिए इनको फिक्स्ड असेट भी नाम दिया जाता है। क्लियर हो रही है बात। अब इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। जब हम देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हेडिंग डलती है क्या बेटा, बैलेंस शीट। ये सेपरेट ही बनता है, तो इस चीज के बारे में आपको निश्चिंत रहना है। हेडिंग डलेगी क्या, बैलेंस शीट, और यहाँ डेट डलेगी एज एट 31 मार्च, जो भी ईयर एंडिंग की डेट होगी वो। ठीक है, यहाँ पे किसका कॉलम है हमारे पास, लायबिलिटीज का कॉलम है, और यहाँ पर ये किसका कॉलम है हमारे पास में, एसेट्स का कॉलम है। लेफ्ट साइड में ध्यान रखिएगा लायबिलिटीज का कॉलम होता है और राइट साइड में एसेट्स का कॉलम होता है। अब हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने कैपिटल देखी थी, तो सबसे पहले लायबिलिटी में क्या लिखेंगे, कैपिटल। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कैपिटल लिख दिया। अब जो हमने P&L अकाउंट बनाया था उससे या तो हमें नेट प्रॉफिट मिला हुआ है, नेट लॉस मिला हुआ, तो वह यहाँ लिख दीजिए नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। नेट प्रॉफिट तो देखो ऐड होगा कैपिटल में, और नेट लॉस माइनस होगा कैपिटल से। ठीक है, इसके बाद में क्या रहने वाला है, जो भी बिजनेस में क्या की गई होगी, ड्राइंग की गई होगी, वो इसमें से माइनस हो जाएगी। तो ड्राइंग को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। बात क्लियर है। और ओवरऑल कैलकुलेशन करके यहां पर टर्म आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। ये तो थी ओपनिंग कैपिटल एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है बात। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट when we add net profit and capital and subtract net loss, then we further subtract drawing from this, then we will get closing capital. Is this clear? आगे बात करते हैं। सारी करंट लायबिलिटीज किसमें आएंगी, लायबिलिटीज के कॉलम में सारी करंट लायबिलिटीज और सारी नॉन करंट लायबिलिटीज, इनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। आप देख पा रहे हैं ये सारी करंट लायबिलिटीज है, ये सारी नॉन करंट लायबिलिटीज। ये सारी चीजें कहाँ आने वाली हैं, यहाँ पर आने वाली हैं लायबिलिटीज साइड में। क्लियर है बात। फिर क्या बची, एसेट्स। एसेट्स को लिख दीजिए एसेट साइड में। एसेट दो टाइप की थी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट। तो सारी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट यहाँ पर आ जाती हैं। फिर दोनों साइड का टोटल किया जाएगा। एंड अभी मैंने आपको पीछे बताया द टोटल शुड बी इक्वल। टोटल कैसा होना चाहिए, टोटल शुड बी इक्वल, ये है ना, द टोटल ऑफ बोथ साइड शुड बी इक्वल। टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर टोटल इक्वल आता है तभी माना जाता है कि पूरा आपका क्वेश्चन ठीक है, वरना कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत है या नेट प्रॉफिट गलत है या कैलकुलेशन कोई ना कोई मिस्टेक है। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक बात सभी की समझ में आ रही है। ये तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है कहाँ तक, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग फाइनल अकाउंट्स का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस के बिल्कुल लास्ट में बनते हैं ना, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और सबसे लास्ट की स्टेप है ये एनालाइजिंग का स्टेप, इसलिए इनको फाइनल अकाउंट्स का नाम भी दे दिया जाता है। 3 अकाउंट इसके अंदर हमने समझे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब लेकिन ये तो देखो फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट हमने समझ लिए, लेकिन ये तो एडजस्टमेंट का टर्म्स था ही नहीं। ये तो हम अभी बेसिक समझ रहे थे कि कैसे क्या चीजें होती हैं। क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा इसके। अब बात करेंगे एडजस्टमेंट्स की। ये एडजस्टमेंट क्या है सर, अगर एडजस्टमेंट की बात की जा रही है तो सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि एडजस्टमेंट होता क्या है। देखो, अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे, सोचिए अपने माइंड में कि आपने बिजनेस में वेजेस पे की है, तो वेजेस कहाँ लिखी जाएगी, बताओ, चलो सोचो, वेजेस कहाँ लिखी जाएगी। वेजेस लिखी जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना, क्योंकि वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस हम कहाँ लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ऐसे ही आपने सैलरी पे की है, तो सैलरी कहाँ आएगी, बताओ, सैलरी आएगी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो कौन सा एक्सपेंस है, वो है बेटा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये तो हमें क्वेश्चन में दे दिया कि सैलरी इतनी पे की तो वेजेस इतनी पे की, तो हमने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर P&L अकाउंट में लिख दिया। लेकिन आप सपोज करो कि एक एम्प्लॉय ऐसा था जिसको अभी हमने सैलरी नहीं दी थी, उसकी सैलरी हमने रोक दी थी,
लेकिन है तो वो इसी अकाउंटिंग ईयर की ना, इसी करंट ईयर की है, तो उसको हम अगले साल तो लेके जा नहीं सकते हैं। और मैं बाद में याद आता है कि भाई इसकी तो सैलरी देना अभी बाकी है, तो उसको बोलेंगे क्या, सैलरी अनपेड, जो पे नहीं की गई है, सैलरी विच इज टू बी पेड, जो पे करना बाकी है, या फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो ये बन जाएगी अपने लिए क्या, एक एडजस्टमेंट। और इसी एडजस्टमेंट को हमें किस में इंक्लूड करना पड़ेगा, हमने जो भी फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग में इंक्लूड करेंगे, P&L का है P&L में इंक्लूड करेंगे, और बैलेंस शीट का है बैलेंस शीट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे वेजेस है तो वेजेस कहाँ इंक्लूड की जाएगी, ट्रेडिंग में इंक्लूड की जाएगी। सैलरी है P&L में इंक्लूड किया जाएगा, कमीशन है P&L में इंक्लूड होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजें, रेंट है P&L में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स को हमें इसमें इंक्लूड करना होता है। कैसे इंक्लूड करेंगे, उसके लिए हमें एक एक करके पहले सारी एडजस्टमेंट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि सारी एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, उनके इफेक्ट क्या क्या होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पर, P&L अकाउंट पर और बैलेंस शीट पर। क्लियर? तो पहले समझते हैं एडजस्टमेंट क्या चीज है। देखिए, एडजस्टमेंट्स की अगर बात की जा रही है तो वी कैन से एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स आर क्रूशियल ईयर एंड एंट्रीज। ईयर देखो यहां पे लिखा हुआ है क्या, ईयर एंड एंट्रीज। ईयर एंड का क्या मतलब हो गया, साल के एंड में हमें याद आ रहा है कि ये तो रह ही गया था, अभी ये तो किया ही नहीं है हमने, है ना। सैलरी आपने पे कर दी तो रिकॉर्डिंग भी कर ली होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर उसका लेजर में उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, सैलरी अकाउंट बना दिया, कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में लेकर के भी आ गए, और ट्रायल बैलेंस से क्या बना ली हमने, फाइनल अकाउंट्स बना के तैयार कर लिए। बाद में याद आ रहा है कि सैलरी तो पे की नहीं थी, तो भैया पे तो करनी पड़ेगी ना, तो सैलरी को वापस से कहाँ लेकर के जाओ, P&L अकाउंट में लेकर के जाओ, वही क्या बन जाएगी, एडजस्टमेंट बन जाएगी, है ना। तो एडजस्टमेंट क्या है बेटा, ईयर एंड एंट्रीज है टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर मान लो आपने सैलरी पे कर दी थी और किसी की रह गई थी, फिर भी आपने नहीं पे की, तो इस साल की प्रॉपर जो है फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लग पाएगी ना। तो ट्रू और फेयर व्यू को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जिनको हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अब हम उनको क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। एडजस्टमेंट्स कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि अनपेड एक्सपेंसेस, जो पे करना बाकी है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम हमने अर्न तो कर ली है, कमा तो ली है, लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो रिसीव तो करना बाकी है ना अभी। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पहले से क्या कर रखे हैं, पे कर रखे हैं। आ रही है बात सभी की समझ में? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अब इनका इफेक्ट क्या होगा और एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। देखिए, सम एडजस्टमेंट्स एंड देयर ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। तो अगर ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूं तो आपको ये समझना है, इट इज टू बी नोटेड दैट each adjustment will affect trading or P&L account and balance sheet. It means each adjustment will be recorded 2 times. हर एक एडजस्टमेंट कितने टाइम लिखी जाएगी, 2 बार। 2 बार कहां पर, फर्स्टली इन ट्रेडिंग और P&L, या तो ट्रेडिंग में आएगी या फिर P&L में आएगी। जैसे कि वेजेस की एडजस्टमेंट है तो या तो वो आएगी ट्रेडिंग में, और सैलरी की एडजस्टमेंट है तो वो आएगी P&L में, और दूसरी बार कहां लिखी जाएगी बेटा, बैलेंस शीट में। आ रही है बात समझ में? हर एक एडजस्टमेंट कितनी जगह लिखी जानी है, 2 जगह, एक बार ट्रेडिंग में, दूसरी बार P&L में, नहीं एक बार ट्रेडिंग में या फिर P&L में, और दूसरी बार बैलेंस शीट में। क्लियर है? अब समझेंगे कि करके सारी एडजस्टमेंट को। सबसे पहली एडजस्टमेंट जिसका नाम क्या है, अच्छा पहले बात करेंगे एक्सपेंसेस की और फिर बात करेंगे इनकम की। तो पहले हम एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंस वो है जो हमने पे कर दिया बिजनेस में, फिर ऐसा एक्सपेंस जो पे करने से रह गया या पहले से पे कर दिया हो। 2 टाइप की एडजस्टमेंट बनेगी इससे रिलेटेड, या तो पे करना रह गया है या पहले से पे कर दिया है। तो जो पे करना रह जाए वो क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। क्या बात करेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ये क्या है, इट रेफर्स टू अनपेड एक्सपेंस। अनपेड माने द एक्सपेंस विच इज टू बी पेड, जो पे करना बाकी है, अभी पे नहीं किया है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि जो अभी पे नहीं किया है, पे करना बाकी है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे एक्सपेंस को क्या नाम देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अगर इसके फिर इफेक्ट की बात की जाए, ये किस किस को इफेक्ट करेगा, तो एक एग्जांपल से हम लोग सबके इफेक्ट को समझेंगे। पहले समझते हैं एग्जाम्पल क्या दिया, देखें
इन ट्रायल बैलेंस वेजेस पेड इज 3000। भाई आप ट्रायल बैलेंस से ही तो बनाओगे क्या फाइनल अकाउंट्स को, तो ट्रायल बैलेंस में वेजेस पेड लिखी हुई है कितनी, 3000। अच्छा बताओ जल्दी से, वेजेस पेड कहाँ पे लिखी जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना। तो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया किसका, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का, ठीक है। ऊपर वाला इसमें आप ट्रेडिंग मान के चलिएगा और नीचे वाला आप इसमें P&L मान के चलिएगा। बात क्लियर हो रही है। और उधर आपको फॉर्मेट मिलेगा किसका, बैलेंस शीट का। अगर हम ट्रेडिंग और P&L की बात करते हैं, वेजेस पेड हमने कहाँ लिखी होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखो मैंने ये लिख दी, टू वेजेस 3000। क्लियर है बात। फिर पूरा क्वेश्चन जब पढ़ा तो नीचे एडजस्टमेंट में क्या देखा, एंड इन एडजस्टमेंट देयर इज आउटस्टैंडिंग वेजेस 200। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है बेटा, 200। आउटस्टैंडिंग मींस द एक्सपेंस विच इज टू बी पेड। अच्छा पे करना बाकी है तो क्या करोगे, पे तो करोगे। जब पे करोगे तो उसमें ऐड ही तो हो जाएगा। पहले अपन को 3000 पे करने थे, फिर पता लगा 200 तो रह ही गया है, तो 200 और पे करना है, तो टोटल 3200 पे करना है। आ रही है बात समझ में। भाई पहले कितना पे करना था, पहले तो 3000 पे करना था, फिर बाद में पता लगा कि 200 तो पे करने से रह गया है जो कि आउटस्टैंडिंग बन गया है, तो पे करना बाकी है तो ऐड ही तो करोगे। इसलिए आउटस्टैंडिंग को क्या कर दिया जाएगा बेटा, ऐड कर दिया जाएगा। क्या लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, OS। OS का मतलब क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग है। OS वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी दी है यहाँ पर, 200 रुपए दी है। तो टोटल हमें कितना पे करना है, 3200 रुपए पे करना है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा ये तो पहले से पे हो चुका है, ये अभी पे करना बाकी है। तो पे करना बाकी है तो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। जो चीजें पे करने से अभी रह गई हैं, जो हमें पे करनी है इन फ्यूचर, वो क्या हो जाएंगी, हमें लायबिलिटी बन जाएंगी। लायबिलिटी बन जाएगी तो कहाँ पे आ जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी टर्म में आ जाएगी। तो दूसरी बार आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से 200 रुपए आ जाएंगे। ये बात में कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 3200 लिखें कि 200 लिखें, 200 ही आएगा। 3000 तो पहले से पे हो चुका है, पे होने से कितना बच गया है, 200 बच गया है। इसलिए 200 यहाँ ऐड कर दिया और 200 कहाँ लिख दिया हमने, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख दिया। आ रही है बात समझ। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, पहले तो ऐड कर दो और दूसरी बार कहाँ लिख दो, लायबिलिटी में लिख दो। बात समझ में आ रही है। पहले ऐड कर दो, दूसरी बार कहाँ लिख दो बेटा, लायबिलिटी में लिख दो। कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो आपने देखा कि एक एडजस्टमेंट ने दो चीजें अफेक्ट की। मैंने बोला 2 बार रिकॉर्ड होगी, एक बार ट्रेडिंग या P&L में रिकॉर्ड हो गई और दूसरी बार बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो गई। तो मैं समझता हूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बात, आगे बात कर लेते हैं। अब दूसरा एक्सपेंस जिसका नाम क्या होता है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब है, प्रीपेड का मतलब हो जाता है ऐसा एक्सपेंस जो पहले से आपने पे कर दिया। प्रीपेड, पहले से जो पे कर दिया, पेड इन एडवांस। ये क्या हो जाएगा, पेड इन एडवांस। सपोज आपकी स्कूल की फीस 3000 है पर मंथ, ठीक है। अब आपने क्या किया कि पूरे साल की कितनी हो गई, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36,000 हो गई। बट आपने 36 के प्लेस पर 40,000 पे कर दिया था, है ना। 36,000 आपको पूरा पे करना था, आपने 40,000 पे कर दिया। तो इसका मतलब है 40,000 माइनस 36,000 इक्वल्स टू 4,000 आपका पेड इन एडवांस हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन वो इस ईयर का नहीं है, वो किस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं वो इस ईयर के तैयार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि जो हमने एडवांस में पे कर दिया वो इसमें से हटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। इसका मतलब है, देखें समझें कि प्रीपेड एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस हैं, इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस विच आर नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर। ऐसे एक्सपेंस जो एडवांस में हमने पे कर दी हैं और जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इनका क्या करना है, इफेक्ट देखिए। एग्जाम्पल से इफेक्ट को समझते हैं। ट्रायल बैलेंस में आपको इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस पेड इज 2400। ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कितना पे किया बेटा, 2400 रुपए का 2400 का इंश्योरेंस पे कर दिया, ठीक है। और एडजस्टमेंट में क्या देखने को मिला कि 400 रुपए है 400 फ्रॉम इंश्योरेंस आर रिलेटेड टू या रिलेटेड विद नेक्स्ट ईयर। 400 रुपए ऐसे हैं इसमें से जो किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से। इसका मतलब है 400 हमने क्या किया है, एडवांस में पे कर दिया है, जिसको क्या नाम देंगे अपन, प्रीपेड
एक्सपेंस का नाम दे देंगे। और ये कौन सा एक्सपेंस है? इंश्योरेंस, उसको बोलेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इसका इफेक्ट भी दो जगह जाएगा, एक तो ट्रेडिंग या फिर P&L में और दूसरा बैलेंस शीट में। तो हमने यहाँ फॉर्मेट बनाया किसका? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और यहाँ लिख लिया हमने किसको बेटा? बैलेंस शीट को। क्लियर है बात? तो देखिए ऊपर वाला ट्रेडिंग, नीचे वाला P&L। अच्छा बताओ इंश्योरेंस पेड कहाँ लिख, कौन सा एक्सपेंस है इंश्योरेंस पेड? इंश्योरेंस पेड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आएगा? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला क्या है? ये तो पूरा ट्रेडिंग है, और नीचे वाला P&L है। तो P&L के डेबिट साइड में मैंने क्या लिख लिया? देखो, टू इंश्योरेंस। कितना पेमेंट किया था यहाँ पे? देखो इसमें तो लिखा हुआ है 2400। इसमें से 400 जो थे वो एडजस्टमेंट में लिखे थे, वो अगले ईयर से रिलेटेड है। इट मींस वो क्या है? प्रीपेड है। तो इस साल के नहीं है तो इस साल से हटाने पड़ेंगे, इसलिए प्रीपेड को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे लेस कर लिया हमने किसको? प्रीपेड इंश्योरेंस को। तो ये कितना बचा? 2000, जो कि इस ईयर का था। भाई टोटल 2400 था, 400 रुपये अगली साल का है, तो मैंने हटा दिया, इसमें से माइनस कर दिया, तो कितना बच गया? 2000। अच्छा, अब दूसरी बात सर, इसको कहाँ लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस हमने 400 हटा तो दिया, अगली साल का है ना, तो अगली साल हम ये मान के चलेंगे कि हमें ये कैश में वापस मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ कैश हमें ये वापस मिल रहा है। और कैश किसका पार्ट होती है? एसेट्स का, इसलिए प्रीपेड भी किसका पार्ट हो जाएगा बेटा? एसेट्स का पार्ट हो जाएगा। तो दूसरी बार हम इसको कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से कितना रुपया? 400 रुपीज, 400 रुपीज। बात समझ में आ रही है सभी के? तो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में देखें यहाँ पर 400 रुपये माइनस किए, और दूसरी बार ये कहाँ आ गया बेटा? एसेट साइड में आ जाता है। तो प्रीपेड की एडजस्टमेंट, प्रीपेड जो एडजस्टमेंट है उसका क्या करना है आपको? पहले तो माइनस कर देना है ना, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और दूसरी बार कहाँ लिख देना होता है? एसेट साइड में लिख देना होता है। आ रही है बात सभी की समझ में? पहले क्या करेंगे बेटा? पहले माइनस करेंगे, दूसरी बार कहाँ लिख देंगे? एसेट्स में। क्लियर हो गया प्रीपेड एक्सपेंस? वेरी गुड। आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब ये तो एक्सपेंस की कहानी हो गई, अब बात करते हैं इनकम की। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकम भी दो तरीके की हो जाएगी, या तो हमें एडवांस में मिल गई हो, या अभी मिलना बाकी हो, कि हमने काम तो कर दिया लेकिन हमें इनकम रिसीव नहीं हुई है। जैसे मैंने स्कूल में पढ़ा तो दिया बट मुझे अभी सैलरी नहीं मिली है ना, तो इसका मतलब है कि वो मेरे लिए कौन सी इनकम हो जाएगी? एडजस्टमेंट बनी, और कौन सी बन जाएगी? अक्रूड इनकम। क्या बोलूंगा उसको मैं? अक्रूड इनकम। तो पहली जो इनकम है वो कौन सी टाइप की हो जाएगी बेटा हमारे पास में एडजस्टमेंट में? अक्रूड इनकम। अक्रूड का क्या मतलब हो गया? विच इज टू बी रिसीव्ड। अक्रूड इनकम रेफर्स टू विच इज टू बी रिसीव्ड। अक्रूड इनकम रेफर्स टू दैट इनकम विच इज टू बी रिसीव्ड इन द करंट ईयर। अभी करंट ईयर में रिसीव करना बाकी है, मिली नहीं है, काम कर दिया मिली नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अर्नड इनकम भी बोलेंगे। दूसरा नाम क्या होगा इसका बेटा? अर्नड इनकम, जो अर्न कर ली गई है लेकिन मिली नहीं है। ठीक है, तो देखें, इट रेफर्स टू द इनकम विच इज अर्नड, जो कमा तो ली गई है बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, और विच इज टू बी रिसीव्ड, या फिर जो रिसीव करना बाकी है। आ रही है बात सभी के समझ में? अब इसके इफेक्ट की बात करते हैं। अच्छा सुनो, इफेक्ट पहले ही समझ लो। अगर रिसीव करना बाकी तो रिसीव होगी ना, तो प्लस कर लो, और रिसीव करना बाकी है, रिसीव होगी तो कैश की फॉर्म में रिसीव होगी, तो एसेट्स में आ जाएगी। सिंपल सी बात। तो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट, और बैलेंस शीट में देखेंगे थ्रू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमसे? इन ट्रायल बैलेंस देयर इज कमीशन रिसीव्ड 2000। कमीशन रिसीव हो रहा है कितने का? 2000 रुपए का। एंड इन एडजस्टमेंट देयर इज 500 रिलेटेड टू कमीशन अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर विच इज टू बी रिसीव्ड। जिसको रिसीव करना क्या है? अभी बाकी है ना। 500 रिलेटेड टू कमीशन अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर विच इज टू बी रिसीव्ड। जिसको रिसीव करना अभी बाकी है। कमीशन रिसीव हुआ, इनकम बन गई। इनकम कहाँ आती है? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो देखो ये बना P&L अकाउंट, ये रहा फॉर्मेट, ऊपर ट्रेडिंग है और नीचे क्या है? P&L। तो लिखा है यहाँ पर मैंने बाय कमीशन। कितना रिसीव हो रहा था इसमें? देखो 2000, ये लिख दिया 2000। ये रिसीव करना बाकी है, कमा तो लिए लेकिन रिसीव करना बाकी है, तो क्या बना? अक्रूड। तो इसको ऐड कर देंगे अक्रूड कमीशन के नाम से। कितना है? 500 रुपये है ना, 500। टोटल कितना रिसीव करना है बेटा हमें? 2500। समझ में आ रही है? करंट ईयर में कितना रिसीव हो जाएगा? 2500 रिसीव हो जाएगा। 2000 पहले रिसीव कर लिया, 500 और करना बाकी है।
तो टोटल 2,500 रुपये रिसीव करने हैं। 500 रुपये रिसीव करना बाकी है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव होगा। कैश किसका पार्ट होती है? कैश इज द पार्ट ऑफ एसेट। इट मीन्स accrued income, accrued commission or accrued income will be recorded on the asset side of the balance sheet. So in the balance sheet we will record it on the asset side, accrued in commission 500। आ रही बात सभी के समझ में? तो इसका इफेक्ट क्या हुआ accrued commission का? पहले तो प्लस कर लो, दूसरी बार कहाँ लिख दो? एसेट्स में लिख दो। क्लियर है बात? ठीक है, 3 हो गई हैं, 7 हैं टोटल। चौथे की बात कर लेते हैं फटाफट से। ये है अनअक्रूड इनकम। वो अक्रूड थी जिसका क्या मतलब था कि जो रिसीव करना बाकी है। अनअक्रूड क्या हो जाएगी कि पहले से रिसीव हो गई है। मैंने स्कूल में पढ़ाया नहीं है अभी, लेकिन मुझे इनकम पहले ही मिल गई, सैलरी पहले ही मिल गई। आपके फादर ने अभी पूरे महीने काम नहीं किया, 15 दिन के बाद ही उनको पूरी सैलरी रिसीव हो गई है ना। तो ऐसी इनकम जो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, बस रिसीव हो गई है, तो रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे प्रीपेड में क्या था? पेड इन एडवांस। अनअक्रूड में क्या होगा? रिसीव्ड इन एडवांस। बात समझ में आ रही है? तो अनअक्रूड इनकम को हम क्या रेफर करेंगे? देखें, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये कौन सी इनकम है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। इनकम रिसीव तो कर ली लेकिन अभी कमाई नहीं गई है, या फिर इसको हम लोग अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं, और या फिर अनअक्रूड इनकम भी बोल देते हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा? थ्रू द एग्जांपल समझेंगे। इफेक्ट की बात करें, एग्जांपल क्या दिया देखें सभी। इन ट्रायल बैलेंस देयर इज रेंट रिसीव्ड कितना? 4,000। 4,000 का रेंट रिसीव हुआ। इन एडजस्टमेंट देयर इज 600 फ्रॉम रेंट इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट ईयर। जो 600 रुपए हमें मिले हैं रेंट में, टोटल 4,000 मिला ना, इसमें से 600 रुपए ऐसे हैं जो किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट ईयर का क्या मतलब हो गया? अगली साल से रिलेटेड है। इसका मतलब 600 रुपये हमें एडवांस में मिल गए कि नहीं मिल गए? एडवांस में जो मिल गया वो इस ईयर का नहीं है, तो हटा दो। हटा दो मतलब क्या कर दो? माइनस कर दो। कमीशन कहाँ आएगा? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सॉरी, कमीशन नहीं है, रेंट है, माफी चाहूंगा, रेंट है, कमीशन नहीं है। तो रेंट को लिख दिया मैंने बाय रेंट। कितना है बेटा? 4,000। क्लियर है? और अनअक्रूड कितना है? ये रहा अनअक्रूड। कितना दिया हुआ है? 600 रुपए, जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था। तो 600 मैंने यहां से माइनस कर दिए क्योंकि वो इस ईयर का नहीं था। तो अनअक्रूड रेंट के नाम से माइनस हो जाएंगे 600। कितना बचेगा? 3,400। इट मींस 4,000 में से केवल 3,400 ही इस ईयर से रिलेटेड थे, 600 इस ईयर से रिलेटेड नहीं थे। इसलिए मैंने 600 को क्या कर दिया बेटा? हटा दिया। बात क्लियर है? अब हटा दिया तो इसका मतलब है कि इसको दे दो वापस से। वापस देना तो पे करना है, क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। तो लायबिलिटी साइड में अनअक्रूड रेंट के नाम से कितना आ गया? 600। बात क्लियर है? तो इसका इफेक्ट क्या हुआ अनअक्रूड का? पहली बात तो क्या करना है? माइनस कर देना है, और दूसरी बार कहां लिख देना होता है? लायबिलिटी में लिख देना होता है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगली एडजस्टमेंट की बात करते हैं फटाफट से, जो कि क्या है अपने पास में। देखें, अगली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या भला है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने देखा होगा कि कोई भी बिजनेसमैन क्या कर रहा है? बिजनेस में पैसे लगा रहा है। बिजनेसमैन मींस ओनर, पैसा लगा रहा है। उसको हम क्या नाम देते हैं? इन्वेस्टिंग मनी को क्या नाम देते हैं? कैपिटल का नाम देते हैं। अब यही पैसा उसने कहीं से उधार लेके लगाया हो तो उसको इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही ओनर क्या कहता है बिजनेस से कि भाई मुझे मेरी कैपिटल पर क्या दो? इंटरेस्ट। तो बिजनेस ओनर को क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आ रही है बात समझ? देखिए थ्रू द डेफिनेशन क्या है। इट रेफर्स टू द इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड बाय ओनर। जो कौन चार्ज कर रहा है? ओनर या बिजनेसमैन चार्ज कर रहा है। किस पर? ऑन हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल पर। इसलिए बिजनेस का क्या बन जाएगा? लॉस, क्योंकि बिजनेस पे करेगा ओनर को, तो बिजनेस के लिए क्या है बेटा? लॉस है। क्लियर है बात? इसके इफेक्ट की बात करें तो एग्जांपल से देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल दी हुई है 50,000 की, 50,000 की। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है देयर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है आपको 10% पर एनम की, है ना। 10% पर एनम की इंटरेस्ट पे करनी है किस पर? कैपिटल पर। तो ये क्या है हमारे लिए बेटा? ये लॉस है। और लॉस कहां लिखा जाएगा? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो P&L अकाउंट ये बन रहा है हमारा। डेबिट साइड में मैंने क्या लिख दिया? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कैसे कैलकुलेट किया? 50,000 की कैपिटल 10% कैलकुलेट कर लो, 50,000 का 10% कितना हो जाता है? 5,000। तो यहां लिख दिया मैंने कितना बेटा? 5,000। बात समझ में आ रही है? 50,000 का 10% कितना हो गया बेटा? 5,000, क्योंकि लॉस था इसलिए P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आ चुका है। दूसरी बार ये इंटरेस्ट कौन लेके जाएगा? भाई ओनर लेके जाएगा, ओनर ने चार्ज किए तो किस पे लेके जाएगा? अपनी कैपिटल पर। और कैपिटल कहां लिखने के लिए बोला था मैंने, आपको याद होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जब आपने कैपिटल लिखी 50,000, उसी में ऐड कर दी हमने क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस ओनर से कह रहा है भैया तुम अपनी कैपिटल तो ले ही जा रहे हो, साथ में इंटरेस्ट क्यों छोड़ के जा रहे हो? वो भी लेकर के जाओ। इसलिए क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे किसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। 50,000 कैपिटल थी, 5,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल ऐड होकर कितने रुपए लेके जाएगा बेटा? ये 55,000 रुपीज लेकर के जाएगा। अभी इसमें नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड होगा, ड्राइंग माइनस होगी, उसकी बात आगे करेंगे। बात क्लियर है सभी के लिए? ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या है? पहले P&L अकाउंट के डेबिट में लिख दो और फिर कैपिटल में ऐड कर दो। क्लियर है बात? ठीक है। अगली आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपने पास में क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है बेटा? देखो ड्राइंग कौन सा अमाउंट है? एज यू नो ड्राइंग वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन क्या करता है? अपने बिजनेस से निकाल लेता है फॉर हिज पर्सनल यूज। तो जैसे वो कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इन द सेम वे बिजनेसमैन जो है भाई उसने इंटरेस्ट लिया अपनी कैपिटल पे, तो अब बिजनेस उससे ये कह रहा है, बिजनेसमैन से या ओनर से, कि तुम हमारे वैसे ड्राइंग कर रहे हो, अपने पर्सनल यूज का पैसा निकाल रहे हो, तो क्या करो, हमें भी तो इंटरेस्ट दो। तो ये वो इंटरेस्ट है जो ओनर से चार्ज किया जाएगा बाय द बिजनेस। तो देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेफर्स टू द इंटरेस्ट विच इज टू बी चार्ज्ड बाय बिजनेस ऑन ओनर्स ड्राइंग। ओनर की ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी बाय द बिजनेस, उसको क्या नाम देंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नाम दे देंगे। इट इज अ प्रॉफिट फॉर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को मिलेगी भाई इंटरेस्ट बिजनेसमैन से, तो बिजनेस के लिए किसका काम करेगी? ये प्रॉफिट का काम करेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इफेक्ट क्या होने वाला है? एग्जांपल देखते हैं। इन ट्रायल बैलेंस देयर इज ड्राइंग 6,000। ट्रायल बैलेंस हमें क्या दी हुई है बेटा? ड्राइंग दी हुई है 6,000 रुपए की। क्लियर है बात? और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है देयर इज इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% पर एनम की हमें क्या देनी है? IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगी बिजनेस को। ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगी तो बिजनेस का क्या होगा? फायदा होगा। फायदा मतलब इनकम। इनकम कहाँ आती है? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो देखो पहले कहाँ लिख देंगे इसको? P&L अकाउंट के क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग कितने की है? 6,000 की, 5% निकाल लो। 6,000 का 5% कितना होता है? 300, 300। तो 300 रुपये आ गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात क्लियर है? और दूसरी बार इसको हम कहाँ लिखेंगे? देखो आपको याद होगा जब हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा था, तो अब मैंने आपको बताया था पहले लायबिलिटी में पहले कैपिटल, उसमें ऐड कर देंगे अपन क्या? नेट प्रॉफिट, लेस कर देंगे नेट लॉस, और ड्राइंग को भी उसमें से माइनस करवाया था, याद है सभी को? तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी साइड में पहले हमने लिखी क्या? कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, अगर नेट लॉस था तो माइनस कर देंगे। ठीक है। उसमें से ड्राइंग माइनस की, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि कैपिटल वो लेकर के जा रहा है तो ड्राइंग माइनस कर रहे हैं उसमें से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगी बेटा? माइनस। पहले क्या लिखनी है? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उसके बाद में ड्राइंग को, ड्राइंग के साथ ही कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर देनी है? माइनस कर देनी होती है। बात समझ में आ रही है सभी के? क्लियर है बात? ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि कौन सी अपने पास में? डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट्स पे लगने वाली डेप्रीशिएशन। फिक्स एसेट पे लगने वाली डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होती है? डेप्रीशिएशन रेफर करती है किसको? इट रेफर्स टू द अमाउंट विच डेप्रीशिएट्स द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। डेप्रीशिएट माने क्या होता है? कम करना, है ना? ऐसी अमाउंट जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू को क्या कर देती है? कम कर देती है। मेरे पास एक मशीन है, मैं 5 लाख की लेके आया ईयर स्टार्टिंग में, तो क्या ईयर एंडिंग में 5 लाख की है? आपके पास मोबाइल फोन है, आप 50,000 का लेकर के आए, क्या साल के एंड में 50,000 का रहेगा? कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इट मीन्स वो कौन सी वैल्यू है? डेप्रीशिएटेड वैल्यू है ना? उसी डेप्रीशिएटेड वैल्यू को हम लोग डेप्रीशिएशन का नाम देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या कर रही है? हमारी एसेट की वैल्यू को कम कर रही है। इसका मतलब ये बिजनेस के लिए क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसका इफेक्ट क्या होगा? देखें एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है देयर इज मशीनरी रुपीज 6 लाख। एक हमारे पास मशीन है 6 लाख रुपए की,
और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है देयर इज डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 6%। हमें मशीन को डेप्रीशिएट करना है कितने परसेंट से? 6% से। डेप्रीशिएशन क्योंकि क्या है? लॉस कहाँ आता है? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे किस नाम से? टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। शॉर्टकट में मैंने डेप लिख दिया है, बात एक ही है, टू डेप ऑन मशीन या टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। देखो मशीन कितने की है? 6 लाख की। डेप्रीशिएशन कितने परसेंट की है? 6% की। 6 लाख का 6%, देखिए 6 लाख का 6% निकाला कितना आया? 36,000। ये हो गई डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कितनी आ जाएगी बेटा? 36। इस 36 ने मशीन की वैल्यू क्या कर दी? कम कर दी। और मशीन किसका पार्ट होती है? कौन सी एसेट है मशीन? नॉन करंट एसेट। तो एसेट में आएगी बैलेंस शीट में। तो देखो बैलेंस शीट में यह लिखा है एसेट में क्या? मशीनरी कितने की दी? 6 लाख की। उस पर डेप लग गई कितने की? 36,000 की। 6 लाख माइनस 36,000 इट विल बी 5,64,000। तो डेप क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर? माइनस। क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। बात क्लियर है? ठीक है, अगली एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है बेटा? ये डेटर से रिलेटेड है। क्या है एडजस्टमेंट का नाम? प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्या मतलब होता है? बैड डेट का मतलब क्या है? वो पैसा जो हमें इन फ्यूचर नहीं मिलने वाला है। इट मीन्स हमारी डेटर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कुछ डेटर ऐसे होते हैं जो इन फ्यूचर हमारा पैसा नहीं देने वाले हैं, तो पहले से उनके लिए क्या कर रखते हैं? एक प्रोविजन करके रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें ये पैसा नहीं देंगे तो इस लॉस को हम कवर अप कहां से करेंगे? अपने प्रोविजन फॉर बैड डेट से कर लेंगे। ये आपने रिजर्व्स एंड प्रोविजन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम बैड डेट के लिए क्या बना लेते हैं? प्रोविजन बना लेते हैं। क्लियर है? जिसको शॉर्टकट में हम लोग PBD का नाम देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये कौन सा अमाउंट है बेटा? देखें, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच इज केप्ट असाइड फॉर बैड डेट्स। जो बैड डेट के लिए साइड में रख लिया जाता है, इसको हम PBD का भी नाम दे देते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसके लिए आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल देखिए, इन ट्रायल बैलेंस हमें क्या दिया हुआ है? एक तो बैड डेट दिया हुआ है 2,000 का पहले से, और एक डेटर दिया हुआ है हमें 40,000 का, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट में हमसे बोला गया क्या? मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल या फिर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। कि इन फ्यूचर कुछ डेटर ऐसे होंगे जो हमें पैसा नहीं देंगे, उनके लिए आप 5% का क्या बना लीजिए? प्रोविजन बना लीजिए। इसको बोलेंगे PBD शॉर्टकट में। तो आप PBD कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले PBD कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो PBD मैंने कैलकुलेट की, 40,000 का डेटर है, 5% बनाना है। तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा बेटा? 2,000। इसको हम कहाँ लिखेंगे? तो पहले हमने बनाया ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। बैड डेट कहाँ आता है? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना। तो यहाँ लिख लिया मैंने क्या? टू बैड डेट। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में कितना था बैड डेट हमारे पास में? ये देखो 2,000। यहाँ लिख लिया मैंने 2,000, ठीक है। PBD जो निकाली, भाई इन फ्यूचर ये भी तो हमें नहीं मिलेगा। जैसे बैड डेट का पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे इन फ्यूचर हमने मान लिया कि PBD भी हमें नहीं मिलेगा पैसा। PBD क्या है? प्रोविजन ही तो है बैड डेट का कि इन फ्यूचर नहीं मिलने वाला है। तो हम उसको ये मान के चलेंगे नहीं मिलेगा, इसलिए बैड डेट में PBD क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 2,000 प्लस 2,000 कितना हो गया? 4,000। अब इन फ्यूचर ये PBD वाला पैसा नहीं मिलेगा तो डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एसेट साइड में क्या करो? डेटर को लिखो 40,000, उसमें से PBD की वैल्यू को माइनस कर दो। 40 माइनस 2, 38,000 यहाँ पर हमारा डेटर बच जाएगा। हम ये मान के चलेंगे हमें डेटर पे कितना पैसा रिसीव होने वाला है? 38,000 रिसीव होने वाला है। बात समझ में आ रही है सभी के? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आ जाता है इसमें क्या हमारे पास में? नेक्स्ट न्यू बैड डेट। ये हमारी एडजस्टमेंट है, लास्ट एडजस्टमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? न्यू बैड डेट। क्लियर है? न्यू बैड डेट का क्या मतलब होता है? पहले से देखो हमें बैड डेट दे रखे हैं क्वेश्चन में, इसी की बात कर लेता हूं। ये पहले से हमें 2,000 रुपए बैड डेट के दिए थे। अब इन फ्यूचर क्या हुआ? और बैड डेट हो गए हमारे, तो उसको बोलेंगे न्यू बैड डेट, ठीक है। या फिर उसको बोलेंगे फर्दर बैड डेट। के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उसको बोलेंगे न्यू बैड डेट या फर्दर बैड डेट। क्लियर है बात? तो ये कौन है बेटा? दे आर द डेटर्स विच हैड प्रूवन बैड। ये वो डेटर हैं जो बैड प्रूव हो चुके हैं, जो पैसा हमारा नहीं देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे देखें तो पूरा एक सिनेरियो समझ लेते हैं। हमें ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है? एक तो पहले से हमें बैड डेट दिया है 2,000 का, डेटर दिए हैं 40,000 के, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि न्यू बैड डेट आ गए कितने के? 5,000 के, और फिर उसके बाद एक प्रोविजन बनाना है बैड डेट के लिए 5% का डेटर पर। तो ये हो गई PBD।
सब कुछ है इसमें, क्लियर है। यहीं पे हम लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, ध्यान से समझ लीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, बैड डेट दिए हैं 2000 के, डेटर दिया है 40,000 का, न्यू बैड डेट है आपका 5,000 का, और एक फिर से पीबीडी बनानी है आपको कितने की बेटा, 5% की। तो पहले आप क्या करेंगे, P&L अकाउंट में सबसे पहले बैड डेट के अमाउंट को लिख लेंगे, टू बैड डेट कितना था बेटा 2000, इसमें ऐड करेंगे एनबीडी माने न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट कितना दिया 5000, क्योंकि ये भी तो वो पैसा जो नहीं मिलने वाला है इन फ्यूचर, पहले से जो बैड डेट था उसी में ऐड कर दो। तो 2000 में 5000 ऐड कर दी, कितना हो गया बेटा 7000, क्लियर है बात। अब पीबीडी निकालो, पीबीडी कैसे निकालेंगे, तो पीबीडी के लिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, पीबीडी इक्वल्स टू डेटर में से पहले न्यू बैड डेट की वैल्यू माइनस कर दो। देखो पीछे हमने क्या किया था, डायरेक्टली हमने डेटर पे ही पीबीडी फाइंड कर दी थी, बट अब क्या करना है, पहले डेटर में से आप न्यू बैड डेट की वैल्यू को माइनस करेंगे, उस पर परसेंटेज फाइंड करेंगे और आपकी पीबीडी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसमें डेटर कितने का है 40,000 का, न्यू बैड डेट कितने का है बेटा 5,000 का, तो 40 - 5 कितना हुआ 35 का 5%, ये कितना हो जाएगा 22,500, ये पीबीडी है। और पीछे मैंने आपको बताया था पीबीडी का क्या करना होता है, बैड डेट में ऐड करना होता है, तो क्या करेंगे, इसी बैड डेट में पीबीडी भी ऐड हो जाएगी, प्लस पीबीडी कितनी 2250 ये निकल के आई है, दोनों को ऐड करके कितना हो गया 9250। बात क्लियर है। अब असेट साइड में हम क्या करेंगे, डेटर पे हमें कौन कौन सा पैसा नहीं मिलने वाला है, एक तो नए बैड डेट का पैसा नहीं मिलेगा और दूसरा पीबीडी का नहीं मिलेगा, तो दोनों को माइनस कर दो। डेटर में से माइनस करेंगे किसको, न्यू बैड डेट को, और फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट पीबीडी को, तो कितना बचेगा बेटा 32,750 बचने वाला है। आ रही है बात समझ में। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया होगा, हमने सारी एडजस्टमेंट्स को किया है। अब आपका काम क्या बचता है, आप इस तरह की क्वेश्चंस करके देखें। अभी हमने केवल एक कॉन्सेप्ट को समझाया कि सारी एडजस्टमेंट का हम लोग क्या क्या करते हैं। क्वेश्चन आपके पास में होंगे, सभी लोग क्वेश्चन करके देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।